गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फोर्थ से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी के सलूशन भी साथ के साथ किए। तो जिन दोस्तों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है या उस क्लास को आपने मिस कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं इस वीडियो के, और उसमें आपको उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है ना। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आना। यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी की भी वैकेंसियों में भी वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसी को कार्य, शक्ति और ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। यह लेक्चर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में कार्य के बारे में, दूसरे पार्ट में शक्ति के बारे में और तीसरे पार्ट में ऊर्जा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो दोस्त मिस कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ लिंक दे रखी है, वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कार्य, इसी को कहा जाता है वर्क, ठीक है ना। अगर बात करते हैं आप वर्क के डेफिनेशन के बारे में, तो कार्य की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर और बल की दिशा में किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और आप इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अगर यह वस्तु विस्थापित होकर यहाँ पर आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, और अगर यह नहीं विस्थापित हुई तो काम नहीं हुआ। यही तो होता है, अगर आप कोई कार्य करने जाएं, वह संपन्न होता है तो आप कहते हैं काम हो गया, और अगर नहीं संपन्न होता है तो काम नहीं हुआ। क्या आपने मेहनत नहीं की? क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? सब कुछ किया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। इसका मतलब कि हम किसी वस्तु पे बल लगाएं, हम किसी वस्तु पे क्या करें? बल लगाएं, और बल की दिशा में अगर विस्थापन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। चलिए, ये तो थी डेफिनेशन कि किसी वस्तु पे बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन कार्य कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, जो फ्रेंड्स हमारे नोट्स करना चाहें वो नोट्स बनाते चलें साथ के साथ, है ना। डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा तो टाइम लॉस होगा, आपका भी हमारा भी, टाइम इतना है नहीं हमारे पास। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। चलिए, तो W = F.S cos थीटा हो गया। अब इसकी विवेचना करते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल ले लिया जाता है ना। देखिए, F क्या है? F है आपका फोर्स, इसी को कहा जाता है बल। S क्या है? S आपका विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। अब आप बताइए, बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है? आप कहोगे सर सदिश राशि है। अगर बात करें विस्थापन कैसी राशि है, तो आप कहोगे सर सदिश राशि है। तो वर्क कैसी राशि होगी? वर्क आपकी हो जाएगी अदिश राशि। क्या हो जाएगी? अदिश राशि। समझिए कैसे। देखिए, अगर बात आप इसकी करते हैं, तो अगर आपने इंटरमीडिएट में वेक्टर विश्लेषण पढ़ा हो तो वहाँ पे एक लाइन बहुत ही स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट क्या है? ये आपका क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना, इसी को कहते हैं अदिश गुणन। ठीक, तो क्या लाइन है कि दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होती है जो उनके बीच के कोण पर निर्भर करती है, या जिसका परिमाण उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। मीन्स ऑफ दैट, वर्क की जो वैल्यू है, कार्य की जो वैल्यू है, वो F और S के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? कोण पर निर्भर करेगी, है ना। इसका मतलब
थीटा की वैल्यू अगर चेंज होती जाएगी, कोण अगर बदलता जाएगा तो बल का मान भी बदलेगा। ठीक, अब देखो भाई थीटा आ गया, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अगर इसको हम कंप्लीट करना चाहें तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब तो आप थीटा की वैल्यू रखोगे, उसके पहले कोई चांस था थीटा की वैल्यू रखने का? जी नहीं। तो वो तो आपकी सिंपल डेफिनेशन थी, ये बनी आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, है ना, कि एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गई? स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। और यही फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, W इक्वल टू क्या होगा? तो एफ डॉट एस कॉस थीटा। कहीं भी एफ क्रॉस एस कॉस थीटा नहीं हो सकता। क्लियर है? W इक्वल टू एफ क्रॉस एस कॉस थीटा नहीं हो सकता, हमेशा ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जो उनके बीच के कोण पर निर्भर करती है। ठीक है ना? तो ये तो थी कार्य की परिभाषा। ठीक, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, बात कर लेते हैं इसके मात्रक के बारे में। अगर बल के मात्रक की बात की जाए तो F मतलब क्या होता है भाई? बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। S क्या होता है? विस्थापन, है ना, और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर। क्लियर है? तो SI सिस्टम की अगर बात करेंगे तो SI यूनिट में कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। SI यूनिट में कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम कहते हैं जूल। इसी को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? लेक्चर आपको समझ में आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही? थोड़ा सा बेसिक है ना? तो जो पुराने स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि सबको एक साथ लेकर चलना है। चलो अब अगर हम बात कर लें CGS पद्धति की, किसकी? CGS पद्धति की, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट के जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, अगर उसकी बात करें हम, तो इसमें कार्य जो होगा वह किस तरीके से वेरी करेगा? देखो भाई, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। कितना क्या होता है? अर्ग। पहले तो आप इतना समझें, इसी को लिखा जाता है ERG, अर्ग। ठीक, तो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्ग। अब एक जूल में कितने अर्ग होंगे इस बात पे डिस्कस करना अभी बाकी है। ठीक है ना? एक जूल में कितने अर्ग होंगे इस बात पे डिस्कस करना बाकी है भी। तो देख लेते हैं हम। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दूसरी साइड में लिख देता हूं कि CGS सिस्टम में कार्य का क्या मात्रक हो जाएगा? तो आपने SI में देखा जूल, और CGS में क्या लिखते हैं हम? अर्ग। ठीक, और इसी को लिखा जाता है अर्ग। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन कन्वर्जन करने से पहले अर्ग की भी अगर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो एक अर्ग बराबर होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर। एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर। थोड़ा सा बड़ा लिख दें, आप सभी को दिक्कत हो रही होगी। एक अर्ग बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब देखिए, हमें बात करनी है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? आप जानते हैं 10⁵ और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं या नहीं? बोलिए भैया। चलो अब देखो 10⁵ इंटू 10⁻, क्या था? ये 2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो अब ये रही वैल्यू आपकी डाइन की, और ये रही वैल्यू सेंटीमीटर की। क्लियर है ना? तो 10⁵ डाइन और 10⁻² सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10�7 अर्ग होगा या नहीं? बताइए भैया। तो एक जूल बराबर किसके हो जाएगा? 10�7 अर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, चीज़ों को मैं थोड़ी सी डेप्थ में लेके चल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी दिक्कत ना हो आगे चल के, है ना?
वरना मैं इसको लाइटली भी बता सकता था कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होंगे, वो चीज़ें भी मैं एक्सपेंड कर सकता था, लेकिन आप ही की असुविधा के लिए, कि असुविधा ना हो, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको और कन्वर्ट किया और आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ और चर्चा की जाए। ठीक, चलिए तो हमने देख लिया कि कार्य क्या है, किसी वस्तु पे बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन कार्य है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है, सीजीएस पद्धति में अर्ग है, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आप कहोगे 10⁻7। ठीक, अब देखिए अभी यहाँ पे एक और चीज़ बच रही है जिसको कहा जाता है विमीय सूत्र। क्या कहा जाता है, विमीय सूत्र। तो कार्य बराबर क्या होता है भैया, कार्य का अगर हम बात करें मात्रक की कार्य के, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, यही होता है ना। हाँ, न्यूटन किसका मात्रक है भैया, बल का मात्रक है। बल का विमीय सूत्र कई बार मैंने निकलवा लिया है, क्या होता है, mLT⁻²। बोलो भाई, अब मीटर क्या क्या होगा, L। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, mL²T⁻²। तो ये किसका मात्र विमीय सूत्र हो जाएगा, कार्य का। ठीक है, समझ में आया। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया है, जो भाई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो न्यूटन को भी थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं। न्यूटन बराबर क्या होता है, न्यूटन बराबर भाई, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है ना। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही तो होता है ना। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम, m, त्वरण को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर आपने लिखा और प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिया। आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, m, मीटर की जगह पे l, सेकंड की जगह पर क्या रखा हमने, t का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या हो गया ये mLT⁻²। तो ये शॉर्ट चीज़ मैं कई बार बता चुका था, इसीलिए मैंने उठा के यहाँ पे सीधा रख दिया। और कार्य का मात्रक क्या निकल के आया, mL²T⁻²। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछता है कि कार्य और ऊर्जा क्या दोनों के मात्रक समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। अगर कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसका भी मात्रक जूल होगा, और कोई भी एनर्जी होगी तो उसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरीके से कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, है ना, कोई भी एनर्जी होगी और कोई भी कार्य होगा तो दोनों के मात्रक सेम होंगे, इसीलिए उनका विमीय सूत्र भी समान हो जाएगा। ठीक है ना। पूछा जाता है कभी कभी निम्नलिखित में से किन दो राशियों के समान विमीय सूत्र हैं, तो उसमें अगर कहीं कार्य और ऊर्जा मिलता है तो आप लगा दीजिए मुस्कुराते हुए, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। तो आपने देख लिया इसका विमीय सूत्र भी। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, वैसे देखा जाए तो काम तो बहुत होते हैं, दिन में सबके पास अपने अपने अलग अलग टाइप के काम होते हैं ना। लेकिन अगर साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो कार्य सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा वो 3 टाइप हो सकता है, पहला आपका होगा पॉजिटिव वर्क, जिसको कहा जाता है धनात्मक कार्य। ठीक, दूसरा क्या होगा, निगेटिव वर्क, वर्क, और इसी को कहा जाएगा ऋणात्मक कार्य। बोलो भाई, और लास्ट आपका हो जाएगा जीरो वर्क। ठीक, इसी को कहेंगे शून्य कार्य। अब यही एक एक पे चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करना है, तो थोड़ा मैं इसको शॉर्टली लूँगा, लेकिन आप समझिए आसानी से, समझाने के लिए मैं पर्याप्त समय लूँगा। तो चलते हैं पहले धनात्मक कार्य के बारे में। कार्य 3 टाइप के होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए, तो सबसे पहले हमें देखना है
क्या होता है धनात्मक कार्य, क्या है पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आप किसी स्लोप पर किसी वस्तु को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पीछे से क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, ठीक। और ये स्लोप पर चढ़ा के आपको फिर कहाँ पहुँचाना है, एक ऊंची जगह पर, ठीक है ना। अगर आप इसको धक्का लगाते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में, और लेकर जाके यहाँ पे कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कार्य कर रहे थे उसमें आप सफल हो गए और वस्तु टॉप पर पहुंच गई। कहने का मतलब यदि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वस्तु का विस्थापन भी उसी डायरेक्शन में हो या वस्तु विस्थापित हो जाए, तो उस प्रकार के सभी कार्य को क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य कहेंगे, ठीक है ना। उस प्रकार के सभी कार्य को क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य कहेंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं और बल लगाने पर विस्थापन होता है ना, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं धनात्मक कार्य, ठीक। अब सपोज कीजिए कि ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और आपने बहुत धक्का लगाया, बहुत प्रयास किया, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन ये वस्तु यहाँ से हिली तक नहीं, बिल्कुल एक ही जगह पर स्थिर रह गई, बिल्कुल नहीं हिली, तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक लाइन में आप लोग नोट कर सकते हैं कि यदि विस्थापन नहीं होता है तो कार्यफलन 0 होगा, ठीक है ना। बल लगाने पर यदि विस्थापन ना हो तो कार्यफलन 0 होगा, वर्किंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर आप फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब तीसरा क्या था, अगर हम ले लें निगेटिव वर्क डाउन, तो वो क्या होता है भाई, देखो आपने फोर्स लगाया, आपने क्या काम किया, फोर्स लगाया, धक्का लगाया, और यह वस्तु थोड़ा सा आगे चली और आगे चलने के बाद में आपका फोर्स ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया और वस्तु फिर से लुढ़क कर नीचे आ गई स्लोप पर, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भैया आप तो इसको और आगे फॉरवर्ड करना चाहते थे लेकिन ये पीछे चली आई, तो विस्थापन जो है वो किस में हुआ, डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ, निगेटिव में हुआ भैया। कि इस पॉइंट से अगर आगे जाते आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता, लेकिन आप यहाँ इसी पॉइंट से आप पीछे आ गए हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। और W इक्वल टू होता क्या है, F डॉट S कॉस थीटा, यही तो होता है। तो S अगर आपका निगेटिव में जा रहा है तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और बल लगाने पर वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, बल की अपोजिट डायरेक्शन में चली आती है, तो उस तरीके के कार्य को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहेंगे। कैसा कार्य कहेंगे, ऋणात्मक। बोलो भाई समझ में आ गया। चलिए अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाएं और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई कुली बोझा लिए, क्या लिए, बोझा लिए कई वर्षों तक खड़ा रहता है, कई वर्षों तक खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, ठीक है। अगर कोई कूली अपने सर पे बोझा लेकर खड़ा है तो वह चाहे जितने दिन तक खड़ा रहे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
अगर कोई कूली बोझा लेकर सिर पे और क्षैतिज जा रहा है, बोझा कहाँ है, सर पे है, और जा कहाँ रहा है, क्षैतिज जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी किया गया कार्य शून्य होगा, है ना। कहने का मतलब बोझा लेकर क्षैतिज में गति करने पर कार्य शून्य होगा, है ना भैया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टेशन पे जाएं, कभी कोई कुली हायर करें, उसके बाद उसके सर पे अटैची, सूटकेस, ब्रीफकेस, बैग, लगेज जो भी हैं सब लदा दीजिए, उसके बाद कहिए इसको ले चलो भैया प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दो, पर जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो कहा आपने तो काम ही नहीं किया, पैसे काहे के। तो ऐसा करोगे तो बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस अलग है थोड़ा सा, वो उसके सोचने का तरीका अलग है, वो नज़रिया अलग है ना। लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उस पर वो मेहनत करता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, क्यों जब 36 में बोझा लेकर जाता है, 36 का मतलब होता है इस तरीके से, है ना, बोझा लेकर जाता है तो कार्य शून्य क्यों हो जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये कुली है, कौन है, ये कुली है, और इसके सर पे क्या रखा हुआ है, बोझा। ये चल किधर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लियर। तो अब इसकी गति की दिशा क्या है, ये है, और इसके सर पे जो बोझा रखा हुआ है उसकी दिशा क्या है, ये है। अब दोनों के डायरेक्शन में अगर आप एंगल पता करें तो कितने डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। बोलो भाई होगा या नहीं, बनेगा या नहीं, बनेगा। तो अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बनना है तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 होती है, क्या होती है, 0। तो आपने जाना कि F इक्वल टू क्या होता है, सॉरी W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S cos थीटा, और जैसे ही इसमें वैल्यू आप रखेंगे 90 डिग्री, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, चाहे जितना रहा हो, ठीक। क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो W भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर कोई कुली बोझा लेकर 36 में जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। अगर कोई कुली बोझा लेकर खड़ा है तो कार्य कैसे शून्य होगा। देखो भाई, अगर वो एक जगह पे खड़ा है, अगर वो एक ही जगह पर खड़ा है इस तरीके से, तो उस कंडीशन में उसने विस्थापन कितना किया, s कितना तय किया, तो आप कहोगे सर s की वैल्यू 0। अब s की वैल्यू जब 0 हो गई तब इसमें आप मान रखोगे थीटा चाहे जो हो, f चाहे जो हो, s की वैल्यू अगर 0 हुई तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा और टोटल w का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसने कार्य क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आप सभी हमसे जुड़ते हैं और हमें कमेंट करते हैं, आप सभी के कमेंट हमें मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट क्विज जो मैंने कराई उसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबको निश्चय ही फ़ायदा मिलेगा, और जितने भी मैं क्विज कराऊंगा इस तरीके से, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, सब यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए आप सभी क्या कहिए कि टाइम निकालिए, है ना, टाइम निकालिए, ठीक, और टाइम अपने लिए टाइम निकालिए। हमारी जो लाइव टाइमिंग है सुबह की 10 बजे की है, ठीक है। 10 बजे तक अगर आप चाहें तो अपने जितने भी दिनचर्या के दैनिक क्रियाकलाप हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं, क्लियर। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स मैं देता हूँ और सबके सब प्योर कंटेंट देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंटेंट आपको कहीं से भी उठा के बस छाप दिया, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो भाई, अब हमने देखा कि कार्य पॉजिटिव कब कब होगा, और पॉजिटिव कार्य और शून्य कार्य और नेगेटिव कार्य के बारे में हमने चर्चा की। चलिए कुछ और एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे अगर कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा।
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आज का रहेगा क्वेश्चन। और आप लोग इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ये आज का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अभी के अभी इसको हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन रहेगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें अगर घर्षण बल की, किसकी, घर्षण बल की, तो घर्षण बल द्वारा कृत कार्य क्या होता है, घर्षण बल द्वारा कृत कार्य क्या होता है, W क्या होगा घर्षण बल के लिए। देखिए मैंने बताया कि जो घर्षण बल होता है यह एक विरोधाभासी बल होता है, यह विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहने का मतलब इस बल का जो एंगल है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है भाई, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि घर्षण बल द्वारा कृत कार्य क्या होता है, तो घर्षण बल द्वारा कृत कार्य क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। बोलो भाई समझ में आया, क्लियर है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही है क्लासेस, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। चलिए यहीं अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि नीचे से फाइलों का एक गट्ठर लेकर आप टॉप पर जाइए और फिर नीचे वापस आ जाइए, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य कितना होगा, तो उस कंडीशन में भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं सारे आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसीलिए उनको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, दैनिक जीवन में आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे तरीक़ों से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए कार्य के प्लस माइनस और 0 होने के। आप जानते रहिए कि कार्य की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, प्लस माइनस और 0 हो सकती हैं। 0 कब होगा, जब विस्थापन ना हो बिल्कुल, है ना, या फिर जो एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाए। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वर्क प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम कार्य प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम कार्य प्राप्त करने के लिए थीटा का क्या मान होना चाहिए, तो अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए थीटा का मान होना चाहिए 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा भैया, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप मैक्सिमम कार्य प्राप्त करना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है ना। और अगर आप 0 वर्क लेना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू, है ना, या मैक्सिमम कार्य ना कह दिया जाए कि शून्य कार्य, क्या कह दिया जाए, शून्य, ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक। मतलब शून्य कार्य प्राप्त करने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर निगेटिव कार्य प्राप्त करने के लिए, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, ठीक। अगर बात की जाए निगेटिव वर्क डाउन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे 90 डिग्री प्लस होनी चाहिए। 90 डिग्री से प्लस जो भी होगा, जितना भी होगा, जितना भी ज़्यादा जाएगा वो वर्क किस में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है ना, वो वर्क किस में हो जाएगा, निगेटिव में होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप जानते रहें, ठीक। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर आज की क्लास ओवर कराई जाएगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित है, 10 न्यूटन का बल आरोपित है और विस्थापन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर विस्थापित होती है, विस्थापन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य का मान बताइए, क्या होगा। यही क्वेश्चन दे रखा है ना।
ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। चलिए इनके ऑप्शन जो हैं 30√3, ऑप्शन बी हो जाएगा 20√3, ऑप्शन सी हो जाएगा 50√3 और ऑप्शन डी हो जाएगा 25√3, ठीक है ना। तो ये आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए एफ की वैल्यू क्या दी गई है 10, थीटा कितना है 30 डिग्री और एस की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा, इतना ही तो होता है भाई। अब एफ की वैल्यू क्या है 10, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 30। तो कॉस 30 का मान नोट कर लेंगे ऐसे, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, क्या हो जाएगी √3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 50√3 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 100 जूल कार्य करने में 10 मिनट का समय लेता है। एक व्यक्ति 100 जूल कार्य करने में 10 मिनट का समय लेता है तो और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 20 मिनट में पूरा करता है, तो बताइए किसका कार्य अधिक है। तो बताइए किसका कार्य अधिक है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए बात को समझिए, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 100 जूल कार्य करने में 10 मिनट लेता है, तो 20 मिनट में कोई कार्य कर रहा है तो उसका कार्य कितना होगा। अब कुछ मित्र हमारे कर सकते हैं कि इसको कर देंगे 100/10, ऐसे ऐसे कैंसिल करेंगे तो एक कार्य करने में कितना ले रहा है 10। अच्छा 20 मिनट का काम हो रहा है मतलब उसका टाइम डबल हो रहा है ना। तो अब 20 मिनट में अगर उसको 100 जूल करना हुआ तो कितना आंसर ले आएंगे भैया 20 बटा क्या कर देंगे वो 100/20 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 10। इस तरीके से आप गलतियां ना करें, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन आपको दे रखा है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे समझिए बात को। देखिए कार्य जो है इसमें कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया है, कार्य में कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया है। तो चाहे यह व्यक्ति इस कार्य को 20 मिनट में करे, 100 मिनट में करे, 50 मिनट में करे या 1000 मिनट में करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम डजंट मैटर, क्लियर। टाइम डजंट मैटर, टाइम जो है वो कार्य के लिए मैटर नहीं करता है ना। आपका जो समय है वह कार्य पर निर्भर जो कार्य है वो समय पर निर्भर नहीं है। तो दोनों के कार्य क्या होंगे, दोनों के कार्य समान हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दोनों के कार्य क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि एक ही काम को दोनों ने किया है ना। 10 मिनट में करे, 20 मिनट में करे, 50 मिनट में करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम दोनों का सेम है, इसीलिए जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो कार्य से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी जिनको हमने देखा और कवर किया। और इसी के साथ हम अपना आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें,
इन्हीं शुभ संदेशों के साथ अपने YouTube दोस्त ब्रजेश यादव को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।